तो सबसे न्यूनतम इकाई सबसे उच्च इकाई। तो सबसे न्यूनतम जो इकाई होती है कोशिका की, उसकी जो मास होती है वो 0.01 माइक्रोन। ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्लाज्मिक जीवाणु है, माइक्रो जो छोटे छोटे जीवाणु है उनके जो कोशिका होती है 0.01 माइक्रोन होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है इस चीज का कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है उसके अंडा जो होता है इसकी 10 mm है, उसकी क्या होती है, उसका आकार होता है 10 mm। और एक सवाल में पूछा गया था कि जो अंडा होता है जो उसका पीला पदार्थ है उसको क्या कहते हैं। अब हिंदी में तो सबको याद है, लेकिन इंग्लिश में रहता है जो वायु है उसे बोलते हैं जो। उसके बाद एक सवाल ये आता है कि निम्न में से किस जीव के अंदर कोशिका है, किसके अंदर प्राकृतिक कोशिका है। तो मैंने यह चीज को नोट करा, ध्यान रखना है जिसका वायरस बैक्टीरिया एल्गी मतलब होते हैं सैवा, जिंदगी उन सब में क्या होता है छोड़कर सही में न्यूक्लियोटिक कोशिका है। तो जैसे वाला इसमें क्या है प्राकृतिक कोशिका। तो मैं ये चीज ध्यान रखनी है कि वायरस बैक्टीरिया और एल्गी में है प्राकृतिक कोशिका है, बाकी जितने भी जीव है उनके अंदर क्या है न्यूक्लियोटिक कोशिका है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखियो, सिंपल से लेते हो। उसके बाद है कोशिका। इन सवाल आता है कोशिका के भाग, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का भाग नहीं है। तो ध्यान रखना तीन चीजों कोशिका कोशिका जीवित किस प्रकार की है, अर्धपारगम में। देखिए पारगम में जीवित होती है, अर्धपारगम में, पारगम में जिसमें ट्रांसपेरेंट हो जाए और अर्धपारगम में जिसमें चीजें रुक जाए बाहर निकलती है। तो अर्धपारगम में जीवित किसका बड़ी है, सबसे इंपोर्टेंट है प्रोटीन और लिपिड से बड़ी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बड़ी है। दूसरी होती है कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। और तीसरा होता है केंद्रक। केंद्रक ही सबसे मेन होता है किसी चीज का निकाल। केंद्रक जो है इसमें जो है क्रोमेटिन होते हैं, धागे ऊपर रखना। देखो मैं नीचे यहाँ ध्यान दो, अगर इसकी आकृति क्या केंद्रक का है और मेरे पास धागे है तो इसके बाह्य आधार में क्या बोला जाता है पेरिकल। आंतरिक मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स मींस होता है द्रव्य, हिंदी में किसी भाषा से बोल सकते हैं। तो आंतरिक जो भी दो है इनको बोलते हैं क्रोमेटिड्स। समझ में आ गए, इनका निर्माण किससे होता है, डीएनए प्लस स्पोन से। अब क्रोमेटिड्स जो है इनको जो है क्रोमेटिड्स बोलते हैं। आप ऊपर चलो, क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स जो है इन्हें जीन बोलते हैं। डीएनए के खंडित होते हैं, अगर वो खंडित होता है तब जीन का निर्माण होता है और यही मानव निर्धारण या किसी भी जीव का निर्धारण करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात आप पढ़ते आए हुए हो कि मानव में जो गुणसूत्र है कितने हैं, 46 है, यानी 23 जो है पुरुष में और 23 महिलाओं में। आज तक भी किसी को नहीं पता इतने साइंस कितने चरम पर पहुंच रही है ना। यहां तक देखो 22 यानी XX ये चलता रहता है। अब पुरुष का XY और महिला का यहाँ XX 23 22 तक दोनों में सेम है। तो लिंग निर्धारण में सहायक कौन है, पुरुष। जो आज तक औरतों को दोष है कि लड़की लड़की चल रही तो उसका कोई दोष नहीं है। लड़का और लड़की का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है। अगर XX है तो लड़की और YX है यानी XY है तो लड़का। ये सबने पढ़ रखा है टाइम डिस्टेंस, समझ में आ गया। और ये जो 22 है ना ये है लोगों के अंदर। अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करें ना तो मैकडूगल एक साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसने जो है करीबन 6700 मूल प्रवृत्तियां बताई है। 6700 मूल प्रवृत्तियां जीवन मानव के अंदर होती है। ये जो मूल प्रवृत्तियां तो सोच, इंसान की थिंकिंग, एक नफरत करने वाला जीव है, एक सबको प्रेम करने वाला जीव है, एक सहानुभूति व्यक्ति है, एक गुण है। आपने पढ़ा भी होगा, मेंडल का नियम भी पढ़ा है। इसमें जो है तीसरी पीढ़ी जो है उसमें 50% सही और 50% गलत हो जाते हैं दूसरी पीढ़ी में, और तीसरी पीढ़ी में तो 100 के 100% सही हो जाएंगे या 100 के 100% गलत हो जाएंगे। ये मेंडल ने भी सिद्ध किया है, समझ में। तो ये चीजें जो गुण है ये डीएनए पर डिपेंड करते हैं और चाइना इसमें डेवलप करना चाह रहा है। चाइना जो है साइंस को जो कितना चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो इनमें रिसर्च कर रहा है कि मैं जो है ये क्रोमोसोम्स बदले जाए और मैं इंजीनियर्स चाहूंगा तो इंजीनियर्स पैदा होंगे, डॉक्टर चाहूंगा तो डॉक्टर्स पैदा होंगे, टीचर चाहूंगा तो टीचर्स पैदा होंगे। इन क्रोमोसोम्स को बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना, रिसर्च कर, ठीक है ना। लेकिन ये आज तक कोई रिसर्च नहीं कर पाए। यहाँ तक तो सबको पता है, इनको नहीं पता कौन क्या बनेगा, किसी का किसी को पता चलता। केवल डीएनए के आधार पर मेंडल ने इस चीज को थोड़ा सा सिद्ध किया है
कि अगर अच्छा पिता बुरी माता है तो उसका दो संतान होगी तो एक अच्छी होगी एक बुरी होगी। ये बात मैंने कही थी। उसके बाद कोशिका द्रव्य में दो प्रकार के पदार्थ रहते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। एक सवाल इसमें से आ रहा है, कार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। समझ में आया? और अकार्बनिक में क्या है? खनिज, लवण और जल। इसके बाद इसका एक पार्ट था राइबोसोम। मैंने कहा तो पार्ट्स बताया, इसके कोशिकाएं, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब इसके कोशिका जो झिल्ली है उसमें सब तैयार के रहते हैं। तो राइबोसोम जो है वो किसका निर्माण किससे बना है? प्रोटीन प्लस आरएनए से। और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। प्रोटीन को संश्लेषित करने में कौन भाग लेता है? राइबोसोम। दो सवाल आते हैं इसके कि प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना है और प्रोटीन संश्लेषण में ये क्या करता है? भाग लेता है। उसके बाद आ गया लवक। लवक बहुत बढ़िया आसान है, पढ़ना भी आसान है, पढ़ना भी आसान, समझ आसान। समझ में आएगा? लवक जो है, एक सवाल आता है किस प्रकार क्या करती है? इसकी गोलाकार भी है, तस्वीरों भी है, अंडाकार भी है। तो चौथा विकल्प होगा सभी, तो उस पर निशान रोक दियो। उसके बाद तीन प्रकार का होता है, वर्णी, अवर्णी और हरित। वर्णी मतलब रंग बिरंगे। जितने भी आपके जितने भी पौधे मिलते हैं, जो रंग बिरंगे फूल है, जिसमें लाल रंग का, गुलाबी, पीले रंग का नर्सरी में, वे सब वर्णी लवक युक्त होते हैं। अवर्णी लवक युक्त होता है, इनमें विचार में रंगीन होना, सूर्य का प्रकाश इन्हें मिलता नहीं, रंग इनका निकलता नहीं। जितने भी फाइटा है, जिसमें स्पष्ट टाइप के जो है जीन, वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? अवर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। और हरित लवक का तो पता ही, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? O2 जो है पौधा छोड़ता है, CO2 ग्रहण करता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 का प्रोटीन संश्लेषण क्रिया में होता है। समझ में आ गया? इसके बाद एक सेंट्रोसोम है, जैसे उस प्रकार का हम लोगों ने बताया था लाइसोसोम जो आप मेहता की थैली है, ऐसे सेंट्रोसोम क्या है? प्रजनन अंग है, कोशिका का चलने का अंग क्या है? सेंट्रोसोम है।